हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स का आइडियल करियर सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक आसान भाषा में समझेंगे कि एडमिशन की प्रोसेस जो होती है स्टेप बाय स्टेप तो सभी को पता है, लेकिन एक साथ में जब आप नीट के एग्ज़ाम दे रहे हो तब से लेके एडमिशन होने तक कि मतलब आपको सीट मिलने तक आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आपकी एक्टिविटी रहेगी, सिंपल इस लैंग्वेज में समझ देते हैं। देखिए, आप सब लोग नीट एस्पिरेंट्स हो और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे, आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर हर एक चीज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अब पहली चीज़ तो आप नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन करोगे, नीट के एग्ज़ाम दोगे, नीट का रिजल्ट आएगा। नीट के एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, जिसमें कर्नाटका स्टेट का होता है, केरला का होता है, अदर भी स्टेट का होता है। अगर आपने नहीं किया है तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर नीट ये रजिस्टर विंडोज़ फिर से रीओपन होंगे और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको तो चाहिए एमबीबीएस। ऑब्वियसली जो भी नीट स्टूडेंट्स एस्पिरेंट है वो एमबीबीएस के लिए ही नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन तकरीबन 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं नीट के लिए। सीट्स है ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास, अब बढ़कर 1.25 लाख के आसपास हुए। तो इनसे इतने ही लोगों को मिलेगा। बाकी स्टूडेंट जो है अब्रॉड जाएंगे या रिपीट को जाएंगे। तो देखिए, एक सिंपल फार्मूला मैं समझता हूँ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं एक एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र स्टेट से कंसिडर कर रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हैं। आप अपने स्टेट से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत कम है, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए पर ईयर तक। और अगर नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, जहाँ की फ़ीस होती है लगभग 12 लाख रुपए पर ईयर। ऑल ओवर इंडिया में यही बजट होता है, लेकिन आपको अपने होम स्टेट की स्कॉलरशिप मिलती है। तो जैसे महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए माफ और बॉयज़ के लिए हाफ, तो हो जाता है कि वो 60 लाख या तो 30 लाख बन जाता है या तो 10 लाख बन जाएगा। ये अलग बात है, इस पर अलग से वीडियो मेरे ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आप नीट के एग्ज़ाम दोगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे सारे जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनकी आंसर की पब्लिश होती है। क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपके एग्ज़ाम तो ली, पर ऑफिशियल आंसर की जून में पब्लिश होगी। स्कोर कार्ड आपका जून में आएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो मई महीने में, तो फ़ौरन आपका आंसर की आ गया। अब आंसर की से आप टैली करते हो तो आपका स्कोर आ गया। अब स्कोर की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ, तो 23 में स्कोर था 525, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। फिर 24 में हुआ 595, फिर 25 में हुआ 472। तो ये डिफरेंस तो बहुत सारा रहेगा, क्योंकि स्कोर जैसा पेपर होगा उस तरह से आपका स्कोर होगा। लेकिन एडमिशन स्कोर पर नहीं होता, एडमिशन होता है ऑल इंडिया रैंक पर, उसी के साथ में स्टेट मेरिट लिस्ट पर। तो ऑल इंडिया रैंक अलग है, स्टेट मेरिट लिस्ट अलग है, फिर हर स्टेट की कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज अलग हैं। तो ये रैंक डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि 23, 24, 25 में 525, 595, 472 स्कोर में डिफरेंस है, बट रैंक अगर आप देखेंगे तो 89,000, 88,000, 86,000, तो लगभग रैंक जो है इक्वल ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो कुछ डिफरेंस आता है सीट बढ़ने की वजह से आता है। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 45,000 के अंदर रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 90,000 के अंदर रैंक है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपका रैंक 25,000 के अंदर है तो ऑल इंडिया से आप किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सकते हैं। और उससे भी कम आपका रैंक आया है, मतलब अच्छा रैंक आया है, कम मीन्स अच्छा रैंक आया है, तो आपको एम्स कॉलेज में मिल जाएगा। तो पहले सबकी प्रायोरिटी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज, फिर अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पर एक इस बात को समझ लें, अगर 525 आपका स्कोर है, 25 से कंसिडर अगर हम करते हैं, तो 525 में आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन उसी स्कोर पर आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट का। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 अगर हम इस तरह से सॉर्ट करेंगे कॉलेज को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आपको 15% कोटा से, मतलब ऑल इंडिया से जो कॉलेज मिलेगा वो टीयर 2, टीयर 3 का मिलेगा, और उसी स्कोर पर आपको स्टेट से टीयर 1 का कॉलेज मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप टीयर 1 का कॉलेज पसंद करोगे अपने स्टेट का। इसलिए हर एक स्टूडेंट के लिए
स्टेट काउंसलिंग 85% इंपॉर्टेंट होती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। नीट का जैसे मैंने कहा, नीट का एग्जाम आपने दे दिया, उसके बाद में अनऑफिशियली आंसर की से आपने अपने स्कोर को टैली किया, लेकिन आपको रैंक पता है क्या? नहीं। तो ऐसे वक्त फिर आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे प्रेडिक्टेड रैंक, कि हो सकता है रैंक इतना आपकी इतनी आ जाए, इतनी आ जाए। कभी प्रेडिक्शन सही होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको जून के रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। जब जून का रिजल्ट आएगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस पर आपका ऑल इंडिया रैंक लिखा होगा। तो रैंक में मैं जैसे मैंने कहा कि रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अगर मैंने कहा कि आप महाराष्ट्र की स्टूडेंट हैं और आपका रैंक 45,000 के अंदर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मुबारक हो। बर स्कोर कुछ भी हो। अगर आपका स्कोर रैंक 90,000 के अंदर है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज, जिसे सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन अगर आपका रैंक 90,000 से ज़्यादा है, तो आपको महाराष्ट्र छोड़ देना है। फिर आपको अदर स्टेट में ट्राई करना होगा या डीम्ड कॉलेज में ट्राई करना होगा। तो इसके लिए फिर आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट के बाद में जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। एक्चुअल काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट होती है। अब काउंसलिंग जुलाई में जब स्टार्ट होती है, तो आपने जो नीट का फॉर्म फिलअप किया था वो तो एग्ज़ाम के लिए था। अब आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा। तो आपके लिए कौन कौन से कोटाज होंगे और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है? तो जुलाई में आप ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन करोगे। फिर उसी के साथ में उसके बाद में स्टेट का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आप अपने होम स्टेट का रजिस्ट्रेशन करोगे। लेकिन जब आपको पता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपका रैंक थोड़ी सी डाउन है और आपको अपने होम स्टेट में नहीं मिल रहा, आपको अदर स्टेट में जाना है। तो अदर स्टेट, जिस स्टेट में जाना है उस स्टेट का भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब महाराष्ट्र में होम स्टेट है, उसी की तरह महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको MBBS, BDS, BMS और सारे आयुष कोर्सेज के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब महाराष्ट्र का एक ही रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका का एक, तेलंगाना का एक, आंध्र प्रदेश का एक, इस तरह से। लेकिन जैसे आप अदर स्टेट देखेंगे, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर MBBS का अलग होता है रजिस्ट्रेशन, आयुष कोर्सेज के लिए अलग होता है। ठीक है। तो अब एग्ज़ाम आपने मई में दी, जून में आपका रिजल्ट आया, जुलाई में एक्चुअल में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो आपको अपने रैंक के हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अंदाज़ा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बॉर्डर पर हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि मुझे अपने स्टेट में मिलेगा। तो फिर यहाँ पर आप, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में सहभाग करते हैं। जबकि मैंने पहले ही बताया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से किसका बेनिफिट है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे एम्स है, जिपमर है, AFMC है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इन कॉलेजेस में आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा MCC का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। यहाँ पर आपको अगर डीम में जाना है तो भी इसी से जाना है। अब बचता है फिर आपका होम स्टेट। तो पहले राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा का, और उसके बाद में राउंड होगा स्टेट का। फिर दूसरा राउंड ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट का, फिर ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट। इस तरह से राउंड चलते रहते हैं। कभी कभी 5 राउंड होते हैं और कभी 6 राउंड होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के सीट तीसरे राउंड में ख़त्म हो चुके होते हैं। प्राइवेट कॉलेज के राउंड चौथे राउंड तक मिल जाते हैं। जो उसके बाद में 5, 6, 7 राउंड होते हैं, वो BDS के लिए होते हैं। MBBS की सीट ख़त्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि आपको सोचना है कि आपको कौन सी स्टेट लेना है। जैसे अगर आपका स्कोर, मैं जैसे 25 की बात कर रहा हूँ कि 472 का स्कोर था। अब जिनका स्कोर 470 है, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमें महाराष्ट्र में मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैंने कहा ना कि स्कोर आपके हाथ में है, लेकिन रैंक आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि कितने बच्चे आपसे ज़्यादा है स्कोर लेने वाले बनेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र के कितने बच्चे होंगे जो आपसे ज़्यादा स्कोर लेंगे, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो रैंक आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अब जैसे 472 को कट ऑफ हुआ, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे 470 सिर्फ 1-2 मार्क का डिफरेंस से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्कोर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सबकी रैंक अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं। अब आपको फिर लेना कौन सा है? कर्नाटक लेना है, केरल लेना है, तेलंगाना लेना है, यूपी जाना है, राजस्थान जाना है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके बजट क्या है। आपने अपना बजट डिसाइड करना है। एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी की फीस 12 to 13 लाख रुपीज़ पर ईयर है, सिवाय केरला के। लेकिन केरला में फिर कट ऑफ भी हाई होता है। तो बाकी सब तरफ 12 से 13 लाख पर ईयर। इस हिसाब से अगर आपका 60 to 70 लाख का बजट है,
तो फिर आपने देखना है कि आपको कौन से स्टेट में जाना है। आपका स्कोर डिसाइड करेगा, यहाँ पर भी आपका बजट डिसाइड नहीं करेगा। आपका स्कोर अगर अच्छा है, 400 प्लस है, तो आप कर्नाटका के लिए ट्राई कर सकते हैं, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। इसके बाद फिर आप मूव ऑन करेंगे, फिर यूपी के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए। ये सारे ओपन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कॉलेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी तो कॉलेज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपका रैंकिंग डिसाइड करेगा कि आपको कितना अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो ये आप एक ही वक्त में बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग, मल्टीपल काउंसलिंग इसको हम कहते हैं, ये करनी होती है। और इसमें फिर आज रात 11 बजे नोटिफिकेशन महाराष्ट्र का आ गया, तो सुबह 7 बजे कर्नाटक का आ गया, दोपहर में 3 बजे तेलंगाना का, फिर शाम को 5 बजे आंध्र प्रदेश का, रात में 9 बजे यूपी का, जिसमें प्रातः या उपरांत इस तरह से प्योर हिंदी में नोटिफिकेशन होता है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको देखने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। फिर इसमें फर्स्ट राउंड में आपको अगर सीट अलॉट होती है तो उसको आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में ये रूल नहीं है, वहाँ पर आपको फ्री एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं है। उसी तरह अगर आप यूपी में जाते हैं तो वहाँ 2 लाख रुपए का डिपॉजिट है, छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपए का है, बिहार में 2 लाख रुपए का है, राजस्थान में तो 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। हालांकि वो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको सीट मिलती है तो उसमें माइनस हो जाता है फीस में, लेकिन बाकी तरफ नहीं होता। एमसीसी में भी आपको 2 लाख रुपए देने होते हैं। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कब मिलेगा? आपके एडमिशन होने के बाद में, मतलब एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में। फिर अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप नहीं लेते हैं तो आपका फोरफिट हो जाता है ये जो डिपॉजिट है। तो इस तरह से फिर आपको 2 स्टेट में अगर सीट मिल जाती है तो आपको एक ही किसी स्टेट में लेना है, तो दूसरे स्टेट की सीट आपको छोड़नी पड़ेगी, वहाँ का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको आपका जब्त हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम स्टेट का कीजिए, क्योंकि कब क्या डिसीजन होगा, कहाँ नए कॉलेज आएंगे, कहाँ के कॉलेज बैंड हो जाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। अब एक लास्ट चीज़, ट्रेंड, कट ऑफ ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे डीम्ड कॉलेज है, पहले क्या होता था, डीम्ड कॉलेज में पहले राउंड का कट ऑफ बहुत कम होता था, दूसरे राउंड में बढ़ता था, और तीसरे राउंड में और ज़्यादा होता था। अब 25 में क्या हुआ, पहले राउंड में कट ऑफ एज यूजुअल रहा, दूसरे राउंड में थोड़ा बढ़ गया, तीसरे राउंड में बहुत ही कम हुआ। रीज़न क्या था? नए कॉलेजेस का आना, सीट का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है कॉलेज कट ऑफ ट्रेंड पर। उसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज का ट्रेंड हमेशा एक जैसा ही होता है, पहले राउंड में ही ज़्यादा होता है, दूसरे राउंड में 1-2 मार्क कम होते हैं, तीसरे राउंड में 1-2-3 मार्क कम होते हैं, फिर सीट ख़त्म हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है कि पहले राउंड से दूसरे राउंड में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तीसरे राउंड में उससे भी कम हो जाता है। लेकिन अदर स्टेट में जब आप जाते हैं, तो जैसे मैं यूपी का उदाहरण दूं, यूपी में 24 में जब कॉलेजेस बहुत सारे नए आए तो स्कोर जो है कम कम होता गया, लेकिन बाद में अचानक से बढ़ गया, क्योंकि नए कॉलेजेस आए और कट ऑफ बहुत हाई था, तो सारे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यूपी की तरफ मूव ऑन हो गए, और वहाँ पर तीसरे राउंड में कट ऑफ हाईएस्ट ट्रेंड पर रहा, चौथे राउंड में उससे भी ज़्यादा। लेकिन 25 में पहले दूसरे राउंड में ज़्यादा रहा, फिर कम हो गया, फिर उसके बाद में और कम हो गया। तो ये कट ऑफ ट्रेंड हमेशा हर साल बदलता रहता है, इसलिए प्रेडिक्शन पर मत जाइए। आपको करना क्या है कि आपको एडमिशन के लिए सबसे बेस्ट वे जो रहेगा वो ये है कि आपके नज़दीक कोई भी अच्छा काउंसलर हो जो आपको गाइड कर सके, आप वहाँ पर एनरोल कीजिए, भले बेसिक प्लान लीजिए, एनरोल कीजिए ताकि आपको गाइडेंस मिल सकता है। अब ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट को कोई एक काउंसलर तो गाइड नहीं कर सकता, लाखों स्टूडेंट है और कुछ एक अच्छे काउंसलर बहुत ही कम है, तो इसलिए ऑनलाइन का सहारा सब लोग ले रहे हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम से भी आप जुड़ सकते हैं, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे अभी आइडियल की काउंसलिंग में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं लगातार पिछली वीक गल्फ कंट्रीज़ के पेरेंट्स के साथ में 1-to-1 काउंसलिंग कर रहा हूँ, 1-1 और उनसे बात कर रहा हूँ, उनके क्वेरीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इतनी फैसिलिटी हो चुकी है कि आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती है। बस ज़रूरी है कि आपने सही टाइम पर सही वक्त देना चाहिए। डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन आपने नीट के एग्ज़ाम के साथ में शुरू करनी चाहिए। और सेकंड चीज़, जो भी आपका फाइनेंशियल बजट है ये आपने पहले ही डिसाइड करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि
कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर नीट एग्ज़ाम का, फिर आप नीट एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट लगेगा, फिर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ओपन स्टेट कोटा। फिर उसके बाद में राउंड होंगे जिसमें आप चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उसमें कॉलेज पसंद आता है तो आप रिटेन करोगे, नहीं तो फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है, कहीं पर नहीं होता। फिर आप एडमिशन लोगे, एडमिशन के बाद में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। तब अगर आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होता है या फिर कम पाया जाता है तो आपकी सीट, अलॉटेड सीट कैंसिल की जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। इसलिए इन सब पर डिटेल वीडियो अब इस चैनल पर लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइडियल के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।